दोस्तों आज हमारे साथ हैं रोहित त्रिपाठी जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2018 में कमाल का परफॉर्मेंस किया है और इनको इनकी ड्रीम पोस्ट एएसओ इन सीएसएस मिली है। तो आज हम लोग कुछ बातें यहाँ पे करने वाले हैं। ये डिस्कशन है पर्टिकुलरली ओरिएंटेड होगा एसएससी सीजीएल 2020 एस्पायरेंट्स की तरफ कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए आने वाले वक्त में। अभी आपको पता है कि एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन होने वाला है, तो आपके पास वक्त है, तो उस टाइम को आप अच्छे से अगर एनालाइज कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट होगा। तो इस डिस्कशन का मोटो यही है। तो रोहित भाई, पहले तो मैं चाहूँ कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए दे दें। जी, तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित त्रिपाठी और मेरा एसएससी सीजीएल 2018 में ऑल इंडिया रैंक 429 बना है। मेरा प्रीलिम में स्कोर था 180, मेंस में मैथ्स में 193 रॉ स्कोर था, इंग्लिश में 164 या ऐसे 166 शायद रॉ था, उसमें 1-2 नंबर कम हो गया था नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और टीयर 3 में मेरे 75 थे आउट ऑफ 100 और ओवरऑल 613 ऐसे कुछ बना था और ऑल इंडिया रैंक 429। तो रोहित भाई, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड जो थी वो क्या थी, यानी कि आपने 10th में आपने किस बोर्ड से 10th किया है, 12th किस बोर्ड से किया है और क्या सब्जेक्ट्स थे आपके 12th में, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, और खासतौर से ग्रेजुएशन में 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या आपका बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, तो 10th यूपी बोर्ड से मैंने किया है जिसमें मेरे 76% थे और मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट नहीं, लेकिन कह सकते हैं एवरेज या थोड़ा सा एवब एवरेज स्टूडेंट था 10th में। फिर उसके बाद 12th मैंने मैथ्स, चूँकि इंटरेस्ट आ गया था, मतलब प्रॉब्लम ये थी कि पापा जो है मैथ्स की वजह से उनको बड़ी जॉब्स नहीं मिल पाई थी, तो उन्होंने मैथ्स पे शुरू से फोकस करवाया और इस वजह से मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट तभी से बन गया था। 10th मतलब कह सकते हैं 6th 7th 8th 6th तक बच्चों को क्या ही समझ होती है, लेकिन 6th 7th 8th में मैथ्स में इंटरेस्ट जगा और फिर 10th करा तो 10th में मैथ्स में भी अच्छा आया तो मैं मैथ्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हो गया। 12th मैंने मैथ्स से करा, पीसीएम यूपी बोर्ड से ही, हिंदी मीडियम। अच्छा, तो उधर मैथ्स में मतलब अच्छा, मतलब कह सकते हैं आपकी टॉपर बना मैं कॉलेज का, और इधर अपने एरिया का टॉपर बना। अच्छा, उसके बाद में उसके बाद में मैं मतलब ग्रेजुएशन करने 2 ऑप्शन थे मेरे पास उस समय, चूंकि मैथ्स से पढ़ा था तो या तो बीटेक कर सकता था या तो बीएससी कर सकता था। चूंकि मुझे यूपीएससी में जाना था तो मैं बीए भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड चल रहा था कि बीए भी कर सकता हूँ, लेकिन टिपिकल इंडियन सोसाइटी की मैथ्स से पढ़े हो तो बीएससी या बीटेक करो, तो फिर मैं बीएससी की तरफ ओरिएंटेड था और फिर मैंने बीएससी करी पीसीएम में ही। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने जैसा कि आपने ये कहा कि बिल्कुल बीटेक करना एक बहुत ऑब्वियस या ऑप्शन होता है 12th के बाद, अगर आपका मैथ्स अच्छा है ऊपर से तो एक और बहुत ऑब्वियस चॉइस होती है बीटेक करने की। तो आपका प्रायोरिटी जैसा आपकी पता है कि आपको यूपीएससी करना है, आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपने बीटेक को प्रायोरिटी नहीं दी। तो आप ये बताइए कि क्या एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे जब आपने एसएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी या फिर कभी आगे, आपको ऐसा लगा कि शायद मैंने गलती कर दी, या मतलब कहने का मतलब कि जो स्कैम्स वगैरह हो रहे थे या जो डिले देखने को मिलता है, आपने भी फेस किया होगा ये चीज, तो क्या ये देख के ये फील हुआ कि मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया, शायद मुझे बीटेक कर लेना चाहिए था तो एक सिक्योरिटी हो जाती है, अब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा कुछ ज़्यादा पता लग नहीं रहा है, ऐसा कभी कोई फीलिंग आया था माइंड में? जी, सबसे पहले आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपके माइंड में मतलब जैसे ऑप्शन बी क्या था आपका एसएससी के बाद, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब मैं 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि मेरे सारे दोस्त दिल्ली जा चुके थे तैयारी के लिए, तो मैं दिल्ली चला गया। अब क्या हुआ कि पापा का कहीं ना कहीं पापा के दिमाग में था कि मुझे मैथ से एमएससी करके पीएचडी करके प्रोफेसर बनना है और उसके बाद में फिर यूपीएससी में आना है। एसएससी कहीं था ही नहीं मेरे दिमाग में, ना पापा के दिमाग में ना मेरे दिमाग में। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने एमएससी में मेरे ना चाहते हुए भी पापा ने एडमिशन करवा दिया यहाँ पे, और मैं एसएससी शायद जुलाई 2016 में मैं दिल्ली गया और मैं एसएससी की प्रिपरेशन में लग गया, क्योंकि मेरे सारे दोस्त एसएससी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि इससे बढ़िया जॉब मिल जाती है, कह सकते हैं कि सम्मानित जॉब मिल जाती है। मैं एसएससी की फील्ड में आ गया और फिर 17 का एग्जाम मैंने दे दिया। अच्छा, जब 17 में मैंने एग्जाम दिया तो मतलब पीटी में मेरा, अब आप जानते होंगे विशाल भाई कि 6 महीने या 7 महीने की तैयारी में कितना अच्छा स्कोर कर सकता है कि यूपी बोर्ड का छात्र, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मैं जब उधर गया तो मेरे कुछ 138 या 140 नंबर, आपको पता होगा तभी नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था, तो 138 या 40 फर्स्ट अटेम्प्ट में आए मेरे प्री में, और उसके बाद मैं मेंस की तैयारी में लग गया। और तभी डेफिनेटली आपका कोई टफ शिफ्ट होगा डेफिनेटली प्री में। हाँ बिल्कुल, और टफ नहीं था, लेकिन मतलब मैं ये भी कहूँगा कि मेरी प्रिपरेशन भी उस लेवल की नहीं थी,
और सेकंड चीज ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था, तो इस वजह से मुझे नुकसान भी कहीं ना कहीं हुआ। और बिल्कुल बिल्कुल। मेन चीज जो हुई वो मेरे साथ 17 में मेरा मेंस जो पड़ा वो 20 फरवरी को पड़ा, और आपको पता होगा 20 फरवरी को मतलब थोड़ा और दिन के मुकाबले थोड़ा सा सिर्फ टफ थी, है ना। जी 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 जी, जहाँ तक तो मुझे उसमें मैं याद कर पा रहा हूँ जी। हाँ 17 फरवरी और 20 फरवरी वाली शिफ्ट टफ थी, तो उसमें मेरे हाँ स्कोर हाँ ठीक ठाक बना 306 या ऐसे कुछ मतलब रॉ स्कोर था और नॉर्मलाइजेशन था नहीं। फिर टीयर 3 में उस समय मुझे 65 मिले, और जब फाइनल मेरिट आई वो मेरिट आउट हो गया मैं बहुत कम मार्क्स से। तो मुझे ये लगा ना कि पापा एमएससी करने को जो कह रहे थे वो शायद सही थे कहीं ना कहीं। अगर आज मैं एमएससी होता, एमएससी में कर चुका होता, क्योंकि 2017 वाली परीक्षा 2019 में फाइनल रिजल्ट आया था। आया था बिल्कुल। तो फिर उस टाइम थोड़ा डिमोरल हुआ, लेकिन फिर कैसे भी करके संभाला खुद को, फिर से प्रिपरेशन में लग गया। जी 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 बिल्कुल ऑब्वियसली। और ये एक जो अभी अपकमिंग एस्पायरेंट्स है उनके लिए ये एक सीख होनी चाहिए कि बहुत लोग क्या होता है कि जब भी कुछ अभी हम लोग ट्विटर पे कैंपेन करवा रहे थे या फिर इसके पहले भी कुछ हमने एसएससी के खिलाफ आवाज उठाई है उसके इरेगुलरिटी की वजह से या फिर जो डिले करता है प्रोसेस को लेके, तो कई लोग ऐसा कमेंट करते रहते हैं कि बेटर एसएससी की तैयारी जो कर रहा है बेवकूफ़, एसएससी की तैयारी करना बेवकूफ़ी है आज के टाइम में, जो कर रहा है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ और देख लो ज़्यादा बेटर है। तो ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आपको अगर कुछ अच्छा चाहिए तो आप में पेशेंस तो होना चाहिए बिल्कुल जी। तो रोहित भाई मैं एक अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और ये थोड़ा सा मतलब इनफॉर्मल है कि मैथ्स आपने कहा कि मैथ्स में आपको इंटरेस्ट काफी पहले से ही हो गया था, तो आप क्या समझते हैं कि जैसे कि इंटरेस्ट आपको था, तो क्या उस इंटरेस्ट ने आपको इतना बेहतर स्कोर करने में हेल्प किया या नहीं? जैसे कि मान लीजिए ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि अभी जैसे जीके है, तो किसी को इंटरेस्ट होता है कि जीके में जो हिस्ट्री पार्ट है या मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स पार्ट है काफी इंटरेस्टिंग किसी को मान लीजिए लग रहा है पढ़ने में, और वो पढ़ भी रहा है, लेकिन अगर स्कोर्स की बात करें तो उतना स्कोर वो कर नहीं पाता है एग्जाम में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जबकि उसको है इंटरेस्ट। तो आपके साथ ये हुआ था कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो क्या उस इंटरेस्ट की वजह से आप ज्यादा बेहतर स्कोर कर पाए? क्या आपको ऐसा लगता है? जी कहीं ना कहीं विशाल भाई ये तो मैं कहूँगा कि इंटरेस्ट ज़्यादा होने से आपको पता होगा कि जब मतलब इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका होता है, तो अगर आपका पढ़ने का नहीं भी मन करता तो आप उसकी क्विजेज वगैरह सॉल्व करते रहते हो, इंटरेस्ट अगर रहता है। जैसे किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री की क्विजेज सॉल्व कर रहा है, अगर पढ़ने का नहीं मन है लेट के ही। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस आवर्स जो होते हैं उनको जरूर बढ़ाता है अगर आपका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और अगर हमें इंटरेस्ट नहीं होता तो हम उन चीज़ों से दूर भागते हैं, वैसे ज़बरदस्ती पढ़ रहे होते हैं ताकि एसएससी में नंबर आ जाए। और जब हमारी तबीयत या कुछ ऐसे मतलब बैक ऑफ माइंड कुछ अलग चीज़ें चलने लग जाती है या डिमोरल हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते वो सब्जेक्ट। तो इंटरेस्ट की वजह से प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाए, मैं बिल्कुल मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें आपको एक बहुत ऑब्वियस सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है कि जैसे कि जब तक हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जिसकी मैथ्स में आपको इंटरेस्ट है, तो जब तक आप मैथ सीख रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स गेन कर रहे होते हैं, चाहे अर्थमेटिक का हो या एडवांस का हो, तब तक इंटरेस्ट बना रहना बहुत ऑब्वियस है। लेकिन जब बात आती है उसी चीज को रिवाइज करने की, उसी चीज को प्रैक्टिस करने की, तो क्या तब भी इंटरेस्ट का लेवल उतना ही बरकरार रह पाता था आपका? और अगर रह पाता था या नहीं रह पाता था तो क्यों? और उसको फिर इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया? देखिए सबसे पहले जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये तमाम सारे लोग पूछते नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे एक बार तो हम कोर्स खत्म करते हैं तब तक तो इंटरेस्ट रहता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने की बात आती है तो हम कई बार बोर हो जाते हैं कि वही चीज़ें कितनी बार, है ना? बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे साथ ये चीज़ रही है कि मैंने जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ा मैंने और वो इंटरेस्ट मतलब जैसे इंटरेस्ट जब तक था सीख लिया, उसके बाद अब उसको रिवाइज करना है, तो मैं क्या करता था कि तमाम सारे एप्लीकेशंस पे क्विजेज आती हैं टॉपिक वाइज, उसके बाद मतलब जैसे मैं सेक्शन वाइज आती है और उसमें टॉपिक वाइज भी आती है। जैसे एज एग्जांपल हम परसेंटेज ले लेते हैं, मान लो परसेंटेज रिवाइज करना है, मैंने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया और एक बार रिवाइज करा, अब एग्जाम आ रहा है, मुझे रिवाइज करने में जैसे कॉपी पेन लेके मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने क्विजेज ऑन करी, उधर रैंक वगैरह पता चलता है, स्कोर पता चलता है, तो मैं क्विजेज से प्रैक्टिस कर लेता था, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज। एक तरह से कॉम्पिटिटिव रिवीजन हो गया ये। हाँ, कॉम्पिटिटिव रिवीजन, बिल्कुल। तो अच्छा रोहित भाई, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि क्योंकि आपको अब क्योंकि इंटरेस्ट अगर आपका डेवलप हो गया,
तो आपने ये भी एडमिट किया कि इसमें आपकी प्रिपरेशन में भी इसने हेल्प किया आपको, और रिवीजन और प्रैक्टिस में भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिली। तो एक चीज़ और है कि मॉक टेस्ट जो देने की बात आती है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करता हूँ कि क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है कभी भी, ठीक है, तो मैं हमेशा मैथ्स के मॉक देने से घबराता था, या जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं मैथ्स के मॉक देना इग्नोर करता था, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये फील होने लगा कि अगर मैं ऐसे ही इग्नोर करता रहूंगा तो ये सब्जेक्ट मेरा ऐसा ही वीक ही रह जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टिल मॉक्स देने का मन मेरा नहीं होता था। तो वैसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले जो आपने कहा कि मतलब जैसे अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि उसमें इंटरेस्ट अगर नहीं होता, वो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है, तो हम धीरे धीरे इग्नोर करने लग जाते हैं उस सब्जेक्ट को। सेम चीज़ मेरे साथ इंग्लिश को लेके हुई थी। इंग्लिश में मैं मॉक देता था, स्टक कर गया था स्कोर एक, मतलब 150 160 150 160, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा था, सैचुरेट हो गया था, मतलब उससे ना ज्यादा नीचे कम होता था, नहीं ज्यादा ऊपर बढ़ता था, एक विंडो में फंस ऊपर जा ही नहीं रहा था। बिल्कुल। और चूंकि मुझे 4600 में, चूंकि जब मैं एसएससी में आया और मैंने पोस्ट का मतलब इन्फो पढ़ा कि इसके बारे में क्या, सारे पोस्ट के बारे में पता लगा, तो मुझे जो जैसे बोलते हैं कुछ लोगों की डिजायर्ड पोस्ट होती है एमईए, कुछ की आईटीआई होती है, मेरी मतलब डिजायर्ड पोस्ट ही सीएसएस थी जब मैं 2017 में आया तभी, है ना। अच्छा। तो मुझे लगा यार कि अभी वैकेंसी जितनी कम आ रही है, आपको पता होगा तभी 155 150 160 वैकेंसीज आ रही थी सीएसएस की। हाँ। और मुझे पता था कि टॉप 500 में तो आना ही पड़ेगा, तभी सीएसएस मिलेगी अनरिजर्व्ड को। तो मुझे ये था कि मैं इंग्लिश में 160 लाके तो मिल नहीं सकती। अब मैंने क्या काम करा कि जो जैसे मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी मतलब अट्रैक्ट करती थी। एक तो ईडियम्स थे जो मुझे समझ में आ जाते, मतलब जैसे ईडियम्स लोग रटते हैं, तो मुझे जैसे 2-4 बार पढ़ लेता था तो मैं कुछ जैसे रिलेट कर करके पढ़ता था। तो ईडियम्स मेरा हो गया। ऐसे में वन वर्ड मैंने कभी रटा नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने कितने वन वर्ड याद करने चाहिए या क्या, मैं वन वर्ड को जैसे 100 वन वर्ड आज पढ़ा, 100 वन वर्ड कल पढ़ा, फिर अगले दिन 200 को रिवाइज कर लिया, फिर 100 पढ़ा, फिर 100 पढ़ा। तो इस वजह से इसी तरह से मैंने 1500 वन वर्ड 1500 ईडियम्स ऐसे करके तैयार करा। और चूंकि जो हमारी जर्नी रही है एसएससी की वो 4 साल की रही है, तो आपको पता होगा ना करते हुए भी रिवीजन हो गया और फिर मेरा 175 या 176 स्कोर आया इंग्लिश में ही। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप भाग तो नहीं सकते, आप उसी चीज़ को, जैसे मान लो आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें कुछ अपने हिसाब से उसको तोड़ें, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ें, और जिस पार्ट में आपका इंटरेस्ट है उसको रिवाइज करते रहो, जिस पार्ट में इंटरेस्ट नहीं है उसको उसी के साथ, जब इंटरेस्ट मान लो आप ईडियम्स कर रहे हो उसके साथ ही थोड़ा सा पैरा जंबल कर लिया, फिर अगले दिन आप मान लो वन वर्ड कर रहे हो उसी के साथ ही थोड़ा सा आरसी कर लिया, उसी के साथ क्लोज टेस्ट कर लिया या नरेशन कर लिया। मतलब किसी के साथ ही करेंगे तभी आप इंटरेस्ट, अब ऐसे तो नहीं हो पाएगा आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर इंटरेस्ट आपका नहीं है तो कुछ इनोवेटिव वेज पर आपको ट्राई करना है, ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है अलग अलग मेथड्स को ट्राई करके। अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं है और बिल्कुल बोरिंग मेथड से ही आप पढ़ भी रहे हैं तो फिर मतलब कि चीजें सही नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा आपको इनोवेशन ट्राई करना है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा रोहित, एक अब देखिए, क्योंकि ये सवाल तो आपसे बहुत ऑब्वियस है पूछना, क्योंकि आप में मैथ्स में इंटरेस्ट भी है आपका, मैथ्स आपने अच्छा स्कोर भी किया है इतना। तो अब एक बात मुझे बताइए कि ये टॉपर्स सोचते कैसे हैं, उनके साइकोलॉजी के पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे कि आप मुझे ये बताइए कि कोई एक क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, मान लीजिए टाइम एंड वर्क आपने पढ़ लिया, और उसमें एक पर्टिकुलर टाइप है, उस चैप्टर का एक पर्टिकुलर टाइप आपके एग्जाम टेस्ट में आ गया, आपने वो पढ़ा था वो क्वेश्चन, मतलब वो टाइप आपने कवर किया था जब आपने पढ़ाई कर रहे थे जब, लेकिन टेस्ट में वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना। आपने सोल्यूशन उसका देखा, चलो भाई हाँ ये मैं भूल गया था, चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लिया एक बार। उसके बाद फिर जब वो सेम टाइप का क्वेश्चन फिर एग्जाम में आया तो फिर वो मान लीजिए आपसे मिस हो गया। तो क्या आपके साथ ऐसा होता था कि किसी एक चीज को अगर आप पढ़ते थे मैथ्स में अमूमन, तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स भूल जाते थे, या फिर मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना पड़ता था, या एक बार ही आपने पढ़ा, एक बार ही आपने रिवाइज किया और आपको मतलब बिल्कुल इनग्रेव हो जाता था, आपको उसके बाद बिल्कुल उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी? तो क्या ऐसा होता था आपके साथ? जी बहुत सही सवाल पूछा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैथ्स में मेरे मतलब एक टॉपिक छोड़ दिया जाए, जो आपने पूछा कि एक टॉपिक मतलब ऐसा हो कि आपने पढ़ा भी हो और वो बार बार भूल जाए, तो इंस्टॉलमेंट ऑन जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट होती है, इसको छोड़ के
बाकी मैथ्स में मैंने सारे हार्ड टॉपिक्स कर लिए, इवन पिरामिड, प्रिज्म, कटिंग और क्या क्या पढ़ डाला। बाकी किसी में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये टॉपिक था जिसका मैं फार्मूला भूल जाता था, कई बार बेसिक मेथड थी वही भूल जाता था, और 2017 के मेंस एग्जाम में मैं वही भूल गया। लास्ट में जाके मेन एग्जाम में कम से कम 10 बार मॉक में किया, भूला था, 10 बार गलत किया, फिर उसके बाद जाके एग्जाम में भी भूल गया। फिर मैंने 18 में ये सोच के, मतलब मैंने ये सोच लिया था 18 एग्जाम से पहले ही कि या तो इसकी कोई ऐसी मेथड में खुद से ही मतलब क्रिएट करूंगा जिससे या तो मैं जाके एग्जाम में और क्वेश्चंस में समय बचा के मैं इसको 2 मिनट 3 मिनट दे पाऊँ, ताकि या तो गलत ना हो या तो मैं अटेम्प्ट ही ना करूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं मान लो कोई ऐसी मेथड किसी टीचर की या किसी मतलब अपनी डेवलप नहीं कर पाता हूँ तो मैं वो क्वेश्चन छोड़ दूंगा। बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे होता नहीं कि धोनी ने पुल शॉट मारा वो आउट हो गया, अगले मैच में वो बचते हैं उस शॉट से, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम वही क्वेश्चन अगले जब मॉक देते हैं या एग्जाम देते हैं, हम उस क्वेश्चन में फिर से स्टक कर जाते हैं और 2-3 मिनट वेस्ट करके गलत भी कर देते हैं। तो मैंने सोचा था या तो स्किप करना है, और या तो अगर मुझे लगा कि मुझे फार्मूला एग्जैक्ट याद आ रहा है तो मैं करूंगा। अब मैं एग्जाम सेंटर पे गया, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, मैंने रफ सीट जो आपको पता होगा पहले ही मिल जाती है, तो मैंने उसी पे फार्मूला लिख दिया पहले ही। जैसे पहला क्वेश्चन आया मैंने फार्मूला लिख दिया, मैं बैठ के जैसे सब लोग कुछ और रिकॉल कर रहे होते हैं, मैं वही फार्मूला रिकॉल कर रहा था, और लास्ट में पता चला कि आया ही नहीं, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ही नहीं आया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन ही ना आए, तो मैं ज़्यादा परेशान, मतलब 17 के मेंस में तो था इसको लेके, लेकिन 18 के मेंस में कोई परेशानी नहीं हुई, और 19 में वो क्वेश्चन आया तो हो गया, क्योंकि मैं टीचिंग में तब तक आ चुका था। जी, मतलब कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के अलावा आपको बाकी कभी कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं हुई? अगर एक बार आपने पढ़ लिया ऑलमोस्ट, तो फिर आपको बार बार भूलने की दिक्कत और कहीं किसी टॉपिक में नहीं होती थी? विशाल भाई देखो, एक बार कोई चैप्टर कोई भी हो, जैसे अब या तो कोई IITian हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा हो, तो उसी को नहीं भूलेगा। बाकी मुझे शुरुआत में तो भूल जाती थी चीज़ें, लेकिन अगर आप 2-3 बार मल्टीपल रिविजन्स कर लेते हो तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होता है कि आपके दिमाग में बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, फिर वो चीज़ें गलत नहीं होती। एक बार में तो कोई चीज़ रिकॉल करना मुझे लगता है मेरे लिए मुश्किल था, अब और लोगों के लिए और ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल ही होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं जो देख रहे हैं उनसे भी मैं ये बात मैं क्लियर करवाना चाहता था उनके सामने आपके थ्रू से, कि क्या होता है ना कि यहाँ पे जब रिवीजन करने की बात आती है तो वो लोग को ऐसा लगने लगता है कि यार हम लोग को इतना बार पढ़ना पड़ता है, और जितने टॉपर्स होते हैं वो तो एक बार में ही पढ़ के, उनको दिमाग इतना तेज होता है उनका कि एक बार ही पढ़ के वो सब कुछ याद हो जाता है उनको। तो मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, तो हमारा तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, वही लोग अपना टॉप करने वाले हैं, हमारा तो कोई वहाँ पर स्थान नहीं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बात ये है कि सबको रिवाइज करना पड़ता है, सबको ये करते भी हैं। बस वही है कि जो अगर थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान से, ज़्यादा अटेंशन से करेंगे तो आपको कम बार में ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और अगर वो नहीं है आपके पास तो आपको वक्त ज़्यादा लगता है। एनीवे, तो रोहित भाई अगला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने आपका अभी आपने एक वीडियो बनाई थी चैनल पे कुछ दिन पहले जब रिजल्ट आने के बाद, तो आपने उसमें मेंशन किया था कि आपने कहीं ऑफलाइन कोचिंग में कहीं आपने पढ़ाई की है, राइट? जी 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 जी। तो अब जहाँ तक मुझे याद है CGL 2018 प्री से लेके ही, जब से प्री हुआ, मेंस हुआ, टियर 3, तब तक ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट जम चुका था, मतलब कि बिल्कुल टेक ओवर कर लिया था काफ़ी हद तक उस चीज़ ने। तो ऑब्वियसली अगर आप ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो आप काफ़ी स्टेबल रहते हैं, लेकिन उस टाइम ऑफलाइन पढ़ने के अलावा आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया, किस तरह से हेल्प लिया उसका? जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, क्योंकि अब तो 99% ऑफ जो एस्पिरेंट्स हैं वो ऑनलाइन कोचिंग ही ले रहे हैं, लेकिन जब मैं आया था तभी ऑफलाइन का क्रेज़ था। विशाल भाई 2016-17 में दिल्ली में मुखर्जी नगर, आपको पता होगा, हब था, है नहीं, ऑफलाइन कोचिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब आया तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली, और मुझे मतलब मैं लकी रहा कि मुझे फर्स्ट टीचर जो PT के प्रीलिम के बैच में मिले, नीरज कुकरेजा सर, वो मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे और इतने ज़्यादा मतलब मैं उनसे कनेक्ट कर पाया कि मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी। मतलब उनका प्री का बैच मैंने करा, उसके बाद मैंने मैथ्स किसी टीचर से कभी पढ़ा ही नहीं। पहली चीज़ ये। इंग्लिश के लिए मैंने नीतू सिंह मैम, वही KD कैंपस में फ्री में संडे को क्लासेस देती थी, जो KD कैंपस के स्टूडेंट्स थे, तो उनकी क्लास करी। फिर उसके बाद इंग्लिश की मुझे नहीं लगा कि ज़रूरत, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं किसी का 6 महीने में कोर्स खत्म करता हूँ, कोई टीचर 6 महीने में एरिथमेटिक और एडवांस पढ़ाता है, मैं मैथ्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, 6 महीने में मैं एरिथमेटिक और एडवांस को खुद से कम 3 बार कर सकता हूँ।
तो मैं अपना टाइम नहीं किल करना चाहता था कि मैं जाके ऑनलाइन इधर उधर भटकूं। और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सर से ये पढ़ूं, उन सर से वो पढ़ूं, उन सर से, और फिर वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। आप बिल्कुल जिनसे भी बिल्कुल। पढ़ रहे हैं उन पे अगर आपको विश्वास है तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे, रेदर देन कि आप जाके किसी एक टीचर से ये टॉपिक, दूसरे से ये, तीसरे से ये, और 1000 टीचर से 1000 टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैं एक चीज़ इस मामले में लकी रहा हूँ कि मुझे एक टीचर जो मिले, मैंने उन पे विश्वास किया और उनकी सारी बातें मुझे लगभग 99% तो कह सकते हैं समझ आई, और मैंने उसी पे ही वर्क किया। और परिणाम आपके सामने 193 इन 2018 मेंस, 193 इन 2019 मेंस रॉ स्कोर रहा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है रोहित। और आजकल जो एस्पायरेंट्स हैं उनको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अभी क्या है, देखिए अभी इस बात से मुझे याद आ गया ये चीज कि अभी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है CHSL का। उम्मीद है कि CPO का Tier 2 भी पोस्टपोन हो चुका है, अब CGL भी उम्मीद होगी पोस्टपोन होगा ही। तो जैसे ही एग्जाम पोस्टपोन होने की खबर आती है, पिछले साल भी जैसे एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, जैसे ही पोस्टपोन होने का खबर आया वैसे ही एस्पायरेंट्स के मैसेजेस और कमेंट ये आने लगे कि टाइम वही हमारे पास 5-6 महीने है या 3-4 महीने है, तो क्या आप हमें फिर से कोई नया कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि अच्छा हो जाएगा, टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को यही बोलता था कि टाइम यूटिलाइज करना है तो सेल्फ स्टडी करके करो, ये टाइम एक तरह से उनसे बड़े कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करेगा आप अपना। तो बिल्कुल सही बात है, और जरूरी है आज के टाइम में बच्चों को ये चीज समझना, क्योंकि कंफ्यूजन इतना ज्यादा है, रिसोर्सेज इतना ज्यादा है आज के वक्त में, इतने सारे टीचर्स हैं अलग अलग बात कहने वाले, तो दिमाग काफी हद तक भटकना लाजमी भी है। तो आखिर हम जैसे लोगों का ये फर्ज है कि उन लोगों को गाइड करते रहें टाइम टाइम पे। तो रोहित भाई, अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये मैं आपका वो वीडियो देख रहा था, तभी ये चीज मेरी क्लियर शायद नहीं हो पाई, या शायद मैं पूरा देख नहीं पाया वीडियो। ASO इन CSS ही आपने क्यों ऑप्ट किया एज अपनी बेस्ट टॉप प्रेफरेंस? जी, आपको सबसे और भी पोस्ट इम्पोर्टेंट, मिल सकती थी, आपको शायद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मिल सकता था, आई थिंक जी जी, आपको MEO को prevent छोड़ officer के मिल बाकी सकता सारी था। पोस्ट मिल सकती। जी जी जी। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि देखो मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको कि जब मैं गया था तो सबसे जो अट्रैक्टिव जॉब प्रोफाइल लगी थी वो CSS लगी थी। उसके कुछ रीजंस ये हैं कि चूंकि मुझे और मेरे पेरेंट्स को हमेशा से ये था कि मुझे UPSC करना है, और उन्होंने ही ये दिमाग में बैक ऑफ माइंड ये रख दिया था कि मुझे UPSC करना है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तभी से मैं DM बनूंगा ये चीज़ थी। तो बाद में फिर वही आइडिया मेरे अंदर आ गए और मुझे करने की शौक लग गई कि अभी UPSC ही करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो UPSC के लिए अच्छा हब है, UPSC माहौल अच्छा मिल जाएगा, मैटर अच्छा मिल जाएगा। अगर मैं कोचिंग करना चाहता हूँ इन फ्यूचर तो कोचिंग भी मिल जाएगी। तो CSS चूंकि डेली बेस्ड जॉब है तो इस वजह से CSS लिया पहली चीज। मतलब कि दूसरी आपने चीज, ये वाली पोस्ट भी जो ली हो वो अपनी अल्टीमेट गोल के बिल्कुल अलाइनमेंट में ही ली है कि मतलब मुझे उधर वहां हेल्प मिले उसके लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल कमाल का आपका टारगेट है, मतलब डेडिकेशन है अपने टारगेट तरफ। तो बेस्ट ऑफ लक रोहित भाई उस चीज के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप UPSC भी क्रैक करें जल्दी से जल्दी। ये खबर है, मैं उस वक्त फिर मैं आपका एक बार इंटरव्यू करूंगा ऐसे ही। जी बिल्कुल। तो रोहित भाई, अब ये तो क्वेश्चंस थे जो मैंने नोट कर रखे थे, जो कि इम्पोर्टेंट मुझे थे कवर करना। अब मुझे कुछ आप ये बताइए कि जैसे कि शुरू से ही आप मॉक्स देते रहे होंगे, या फिर जब से शुरू किया होगा आपने, तो इनिशियली आपके मॉक्स में कितने नंबर आते थे? और वो मार्क्स देख के क्या आपको ऐसा लगता था कि मतलब आई एम गुड एनफ, मैं कर लूंगा, ऐसा फीलिंग आता था उन मार्क्स को देख के? और कितने मार्क्स आते थे? जी विशाल भाई, 2017 में, जैसा कि मैंने बताया 2016 जुलाई में मैं गया था, तो मेरी कोचिंग को 3 दिन हुए थे और मैंने उससे पहले SSC का सिलेबस तक नहीं देखा था। तो तभी ऑफलाइन मॉक होता था और एग्जाम भी ऑफलाइन ही होता था। 2016 का जो एग्जाम होता वही शायद पहली बार ऑनलाइन हुआ था। तो मॉक्स ऑफलाइन होते थे और 75 मिनट का तब समय मिलता था 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो जो मेरा पहला मॉक था उसमें मेरे 57 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200 इन 75 मिनट्स। सही बोल रहे हो आप? तो नहीं, ये तो आप सही नहीं बोल रहे होगे। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मेरे पास नोट है, मतलब मैंने नोट कर रखी है चीजें कि मेरा पहले मॉक में और लास्ट मॉक में मैं हर मॉक का स्कोर नोट करके चलता था। 57 मैथ्स में कितने थे? आउट ऑफ 57 मैथ्स में कितने थे? भाई मैंने मैथ्स में मुश्किल से शायद 6 या 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था, उसके बाद टाइम ही खत्म हो गया था। मैं इंग्लिश पे जा ही नहीं पाया था। अच्छा, रीजनिंग वगैरह बहुत कैलकुलेटिव लग गई थी मुझे। हाँ। मतलब ये बिल्कुल फर्स्ट मौका आप बता रहे हो, बिल्कुल जो पहला मौका आपने दिया था, जब किसी भी चीज से आप अवेयर नहीं थे। बिल्कुल नहीं।
और फिर मुझे 2017 प्री से पहले मेरा स्कोर कुछ 140, 150, 140, 150 किसी भी मॉक मतलब कोई भी मॉक में अटेम्प्ट करता था। जो टफ होता था उसमें 137.5 से 140, 142 हो जाता था, और जो इजी होता था उसमें 155, 150, 152 ऐसे रहता था। तो मतलब वहाँ पे स्टक कर गया था, मैं वहीं पर रुक गया था। और 18 मेंस के टाइम पे कुछ मतलब ऐसे थोड़ा 10-20 नंबर इधर उधर हो गया था, 160 के आसपास हो गया था। और 19 में मैंने प्रीलिम के मॉक देने बंद कर दिए थे। प्रीलिम के मॉक नहीं, बस एग्जाम से पहले एक आध मॉक दे लिया, क्योंकि ये था कि अभी टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मेंस के मार्क्स की बात करें तो, और अगर सिर्फ 2018 मतलब 2018 का जब एग्जाम देने लगे थे आप, मतलब आप बहुत करीब थे एग्जाम देने के, उस टाइम जब आपके मार्क्स दे रहे होते थे जब आप, तो आपके मैथ्स में और इंग्लिश में कितने मार्क्स बनते थे? जी, अगर मैथ्स की बात करूं तो 2017 मेंस के टाइम से ही मेरे मैथ्स में मॉक्स में स्कोर 180, 185 मतलब आने लग गए थे। अच्छा। 2017 मेंस के टाइम पे। फिर 2018 का जब मेंस मतलब मेंस आने वाला हुआ, तो चूंकि 2017 में पेपर थोड़ा सा टिपिकल बना दिया था, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन हटा के कॉन्सेप्ट बेस्ड कर दिया था। तो ये लोग मॉक वाले भी उसी के हिसाब से पेपर सेट करते थे। तो हालांकि मैंने एक साल ज़्यादा पढ़ा था, एक साल 2017 और 18 मेंस के बीच में एक साल ज़्यादा का समय था, मैंने वो डिवोट किया था अपनी पढ़ाई को। उसके बाद मेरा स्कोर 190, 192 जाने लगा था। और 2018 जब मेंस एकदम करीब था, तो मैंने कई सारे मॉक्स में टॉप किया है, चाहे वो ट्यूब का हो और चाहे मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 रही है बहुत सारे मॉक्स में मैथ्स में। क्या बात है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में स्कोर वही आपको मैंने बताया कि 150, 160 रहता था। 2018 मेंस के समय पे 170, 172, 175 मतलब 180 में कभी नहीं गया इंग्लिश में। अच्छा। जी। ओके। तो जब ऐसा स्कोर आपका आता था रोहित भाई, फिर तो आप एग्जाम जब नेक्स्ट डे आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले तो आप बहुत रिलैक्स होते होंगे कि आप तो श्योर ही शॉर्ट होंगे, तो एग्जाम तो अच्छा ही जाना है, कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस तो रहता ही होगा मन में। जी, मेरी पर्सनालिटी थोड़ा सा अपोजिट है विशाल भाई। मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मैं प्रेशर में रहता हूँ। हालांकि एग्जाम हॉल में घुसने के बाद मुझे प्रेशर नहीं रहता, लेकिन एग्जाम हॉल में घुसने तक मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता हूँ कि पेपर कैसा आएगा, मैं कोई सिली मिस्टेक्स ना कर दूँ। मुझे सिलीज का बड़ा डर रहता है कि क्योंकि 2018 मेंस में मैंने 3 सिली करी थी, 2 सिली शायद करी थी, 99 अटेम्प्ट किए थे, 2 सिली की वजह से 193 स्कोर था। और मैं 19 मेंस में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन सेम चीज़ मैंने रिपीट कर दी। तो मुझे सिलीज का हमेशा से डर रहा है कि सिली मिस्टेक्स मुझसे ना हो जाए, और वो होती रहती है। अब प्रेशर कहें या जो भी कहें, रिलैक्स तो मैं एग्जाम हॉल में घुसने के बाद होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो है कि अलग अलग तरीके से आप प्रेशर फील करते हो इतना मार्क्स स्कोर करके भी जिस चीज़ को लेके, तो मेरा भी वही होता है। अब आखिरी क्वेश्चन एक मैं पूछना चाहूँगा रोहित भाई कि बहुत ये इम्पोर्टेंट भी है कि पढ़ाई तो हर कोई कर रहे हैं, मतलब अपना किसी एजुकेटर को बहुत रिलीजियसली फॉलो भी कर रहे हैं, जो कुछ सर्टेन स्टडी मटेरियल्स हैं जो हर कोई रिकमेंड करता है उसको ही फॉलो करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सारे एफर्ट्स पुट कर रहे हैं लोग। लेकिन जब आउटपुट की बात आती है तब उतना वो मतलब उतना हो नहीं पाता है उनसे। मान लीजिए कि उनको ऐसा लगता है कि जैसा पेपर है तो इस हिसाब से 200 में से मेरे 170 या 160 आने चाहिए, लेकिन जब वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता है तो 120, 130 पे ही वो रुक जाता है, जिसका उसको रीजन लगता है कि कई सारे सिली मिस्टेक्स उसने कर दिए हैं, या फिर ऐसा हो गया कि कुछ क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लगने की वजह से कुछ क्वेश्चन ऐसा हुआ जो आ रहे थे उसको, बट उसको टाइम नहीं दे पाया, उसको छूट गए क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या आप कुछ बता सकते हैं फ्रेंड्स को कि इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करें? सिली मिस्टेक्स हो गया, या फिर अपनी जो स्पीड बढ़ाने की एबिलिटी है, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में काम रहने की जो एबिलिटी है, मतलब कामनेस के साथ पेपर देने की, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर कुछ बता सकें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जी, देखिए विशाल भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जानकारी और मॉक में या एग्ज़ाम में नंबर दोनों अलग चीज़ है। बहुत सारे विद्वान बैठे हैं जो सब्जेक्ट के मतलब अपने मसीहा हैं, लेकिन अगर उनसे एग्ज़ाम क्रैक करने को कह दिया जाए तो उनके साथ वो पीटी भी ना क्लियर कर पाए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो एग्ज़ाम क्लियर करना और जानकारी लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। इसके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को विद इन टाइम लिमिट, जो मैं आपने स्पीड वाली बात करी कि टाइम विद इन एक गिवन टाइम लिमिट आप कर पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एग्जाम निकालने की बात करें। पहली चीज़ तो इसके लिए क्विजेज और मॉक टेस्ट हेल्प करते हैं कि मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। मॉक टेस्ट से आप ये नहीं सीखते कि आप क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ सीखते हैं वो ये है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करता है, विद इन गिवन टाइम आप कैसे 100 क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कैसे करें।
दूसरी चीज जो मॉक टेस्ट से आप सीखते हैं वो ये है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे थे वो गलत क्यों हुए। कई बार क्या होता है, हमें नर्व्स पे कंट्रोल नहीं होता, हमारा मान लो मैथ सेक्शन टफ आ गया, अब अगला सेक्शन इंग्लिश है, हम लोग क्या करते हैं, वो ह्यूमन नेचर है कि हम मैथ्स का जो प्रेशर है वो इंग्लिश में हमारे शो होने लगता है और फिर हम जाके उधर कई सारी सिली मिस्टेक्स कराते हैं, या रीजनिंग टफ है उसका जो प्रेशर है वो हम जीएस पे हमारा दिखने लग जाता है। इसी की वजह से कहा जाता है एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है वो थोड़े बढ़ाने चाहिए ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आए, जो सिली मिस्टेक हो रही है वो ना हो, और थोड़ा सा स्कोर अगर आप अच्छा करेंगे तो एग्जाम हॉल में मतलब अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और फिर आप बेहतर परफॉर्म ही करेंगे। बिल्कुल 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 सही बात कही फिर रोहित भाई, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से। अब रोहित भाई एक लास्ट क्वेश्चन एक और मेरे दिमाग में आ गया, एक ये इनफॉर्मल चीज़ है थोड़ी कि जैसे क्या होता है कि प्रिपरेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ सेंस में मुझे लगता है कि लकी होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि अगर मैं बहुत कंसर्न्ड हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सीरियस हूँ अपनी प्रिपरेशन को लेके, लेकिन क्योंकि मैं उतना फाइनेंशियली रिच नहीं हूँ तो मतलब मान लीजिए मैंने कहीं रूम लिया और मुझे मेरे अलावा 2 और रूममेट हैं, वो दोनों जो रूममेट हैं वो बहुत ही मतलब अनकंसर्न्ड और डिस्टर्ब करने वाले या फिर उस तरह के हैं। तो अगर मैं बहुत डिवोटेड भी हूँ तो फिर भी वो दोनों मुझे कंटिन्यूसली मुझे परेशान करने में लगे रहेंगे। और अगर मैं लकी हूँ तो मुझे अच्छे रूममेट मिलेंगे या फिर जो उनसे और मेरी पढ़ाई को इन्हांस कर देंगे। ठीक है, तो ये तो सिर्फ रूममेट की बात हुई, लेकिन इसके अलावा और भी तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शंस जो हम लोग फेस करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे जो कि काफ़ी ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शंस है। मान लीजिए कि अब ऑब्लिगेशन आ गया कि घर पे आपको रहना होगा कुछ महीने, एग्जाम आपका है लेकिन आपको ऑब्लिगेशन है घर पे रहना है कुछ किसी काम से, या फिर कुछ भी तमाम तरह की चीज़ें। तो इस तरह के जो ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शंस आते हैं प्रिपरेशन के दौरान, तो उन चीज़ों को कैसे टैकल करें? क्या इसके रिस्पेक्ट में कुछ आप सजेशन दे सकते हैं बच्चों को? जी देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ें होती है जिन पे हमारा कंट्रोल होता है और दूसरी चीज़ें होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो जैसे आपने बताया कि मान लो सर्कमस्टेंस ऐसी बने जिसमें मतलब कंडीशन कुछ घर वाले लगाते हैं कि आपको इतने मंथ के लिए यहाँ आना है, या हमारे फ्रेंड्स के यहाँ मतलब फ्रेंड्स की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। मान लीजिए आप ऐसा बता रहे हैं कि 6 घंटे, देखिए एसएससी कोई यूपीएससी तो है नहीं कि आपको 20 घंटे पढ़ना है या 18 घंटे पढ़ना है। आपको एसएससी में अगर आप कंटिन्यूसली 6 घंटे दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा। आपको जो टाइम मिल रहा है, मान लो आपको 5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए बाहर रखा गया, घर वालों ने मौका दिया, आप उन 5-6 महीने को यूटिलाइज करके अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी आपसे नहीं होगा। आप उसके बाद 2-2 घंटे पढ़ते रहेंगे तो भी एसएससी आपसे हो जाएगा। तो आपके पास जो फ्री टाइम है, जब आपके पास कोई मतलब हिंड्रेंसेस नहीं है, तब आप अगर उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो शायद फर्स्ट रैंकर होगा उसकी भी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप ही की लाइफ में आई, ये सबकी लाइफ में आते हैं। और इसको मैनेज करना, आप चूंकि ऑफिसर या गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उसके मेंबर होने जा रहे हैं, तो आपके अंदर इतना पेशेंस और इतनी डिसिप्लिन तो होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। और तो रोहित भाई थैंक यू, जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपसे पूछ लिए, तो बहुत अच्छे से आपने सबका जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कभी हम लोग अगर मौका मिले तो हम लोग ऐसे ही बात कर पाएँ। तो मैं दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगी कि रोहित भाई का एक चैनल भी है कंपटीशन प्रिपरेशन करके, और मैं ऑनेस्टली यहाँ कुछ बताना चाहूँगा कि एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ था, आपको याद होगा 2019 का, और कुछ पेपर काफ़ी टफ आए थे। और मैंने भी जब उन पेपर्स को देखा तो कुछ क्वेश्चन मुझसे भी नहीं हुए, और मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा कि क्वेश्चन हुआ कैसे। तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और मुझे रोहित भाई के चैनल का ही वीडियोस मुझे मिला। तो मैंने देखा और मुझे लगा कि इतना बेहतरीन तरीके से रेयरली ही कोई सोल्यूशन करवाता है। और इन्होंने सारे सेट्स के, फिर मैंने चैनल को फिर रिसर्च किया इनके, देखा कि इन्होंने सारे सीएचएसएल के, सीपीओ के, शायद सीजीएल के भी सारे टीयर 1 के पेपर्स का इन्होंने सोल्यूशन करा रखा है। तो अगर आप बिगिनर हैं और या तो सीजीएल 2020 या सीजीएल 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, चाहे सीएचएसएल 2020 या 21 या सीपीओ का प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, तो इनके वीडियोस आप अगर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप खुद देख के आप बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ या कोई यहाँ प्रमोशन चल रही है, ऐसा नहीं है। आप खुद जब देखेंगे तो खुद आपको रियलाइज होगा।
तो थैंक यू रोहित भाई हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो आपके फर्दर जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप एक आईएएस अफसर बने और एक बार फिर से मुझे मौका मिले। तब तो शायद आपके पास इतना वक्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही मिलके कुछ आपसे टिप्स वगैरह फिर से लिया जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद।